हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ बहुपद चैप्टर क्लास 10 बहुपद। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ फार्मूला बता देता हूँ, परिभाषा, जिसके वजह से आप लोगों को सवाल समझ में आएगा। तो सबसे पहले आता है बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो कुछ जो चर एवं अचर राशियों के मध्य योग, गुणन, घटाव एवं भाग के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? तो कुछ चर एवं अचर, उसमें चर भी रहेगा और अचर भी रहेगा। चर का मतलब होता है ABCD और अचर का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7। जैसे यहाँ पर 5 ये 3 ये सब क्या है? अचर हैं। तो चर तथा अचर के मध्य गुणन एवं घटाव के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। ये क्लियर हो गया। कुछ चर एवं अचर राशियों के मध्य योग, गुणन, घटाव एवं भाग के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 3x के घाते 5 + 7xy - 3 ETC, यह क्या है? बीजीय व्यंजक है। अब आगे आते हैं कि बहुपद क्या है। तो बहुपद बीजीय व्यंजक हो गया। बहुपद को अंग्रेजी में पोलियोनोमियल कहते हैं। बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पोलियोनोमियल। वह बीजीय व्यंजक जिसके पदों में उपस्थित चर की घात कोई पूर्ण संख्या हो। यदि पूर्ण संख्या घात में नहीं रहेगा तो वह बहुपद नहीं होगा। इज दैट क्लियर? जैसे यदि बहुपद में केवल एक चर हो तो उसे एक चर में बहुपद कहते हैं। जैसे में दिया है कि 3x के घाते 5 + 2x³ - 7x³ + 3। तो इसमें जो है वो 5 है, इसके घात में 3 है, इसमें भी 3 है। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि क्या है? ये सब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब जो संख्या 0 से आरंभ होती था, जिसका कोई अंत नहीं होता है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट अनंत तक, इसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो जब चर की घात देखेंगे, किसका घात देखेंगे? चर का। चर क्या होता है? ABCD। ABCD के घात में हम देखेंगे कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। यदि पूर्ण संख्या है सभी के घात में तो वह बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। इज दैट क्लियर? उदाहरण के द्वारा जैसे में देख लीजिए कि मान लीजिए कि 1/x + 3, तो क्या यह एक बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x के घात में -1 लिखेंगे, यदि ऊपर ले जाएंगे तो x के घात जो -1 हो गया, -1 पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है। तो बहुपद को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उसके घात में होना चाहिए 0 1 2 3, ये होना चाहिए। यदि कहा जाए कौड़ी में 2x + 5 बहुपद है, तो जी हाँ, यह बहुपद है, क्योंकि x के घात में क्या है? 1 है। और हम केवल चर की घात देखेंगे। इसके घात में तो 1/2 हो गया, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो हमको अचर की घात नहीं देखना है, चर की घात देखना है। इससे यह सिद्ध होता है कि बहुपद किसे कहते हैं? तो जिसके चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। यदि चर की घात पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं बहुपद के मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलियोनोमियल्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलियोनोमियल्स देखते हैं तो बहुपद के पदों में उपस्थित चर के घातों के अनुसार अवरोही या आरोही क्रम में लिखने से प्राप्त बहुपद का रूप उसका मानक रूप कहलाता है। जो भी उसके से प्राप्त रूप हो गया वही क्या कहलाएगा? मानक रूप कहलाएगा। यानी बहुपद के पदों में उपस्थित चर के जो घात के अनुसार अवरोही या आरोही क्रम में लिख देंगे, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। जैसे मान लीजिए कि 7x के घात 6 + 3x³ - 2x के घात 8 + 5 = 0 नहीं भी लेंगे तो इस तरह से देखिए। अब हम इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, किसके? घातों से। तो चर है ना ये, तो इसके घात में 8 है, इसमें 3 है, इसमें 6 है। तो बढ़ते या घटते क्रम में, यदि हम बढ़ते क्रम में लिखें तो पहले 3x के घात 3 लिखेंगे, फिर प्लस पहले 5 को लिखेंगे, क्योंकि इसके घात में क्या है? x के घात यहाँ पर क्या है? 0 है, क्योंकि x के घात 0 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो यह फिर 5 ही हो जाएगा। तो 5 3x³, फिर प्लस लिखेंगे क्या? 7x के घाते 6, फिर प्लस 2x के घाते 8। यह हो गया मानक रूप बहुपद का। मानक रूप का मतलब यही हुआ कि हम इसे बढ़ते हुए घात के रूप में या घटते हुए घात के रूप में लिखेंगे। तो हम इसको बढ़ते हुए घात के रूप में लिखा हूँ। घटते हुए घात के रूप में लिखेंगे तो पहले 2x के घाते 8 लिखेंगे, फिर प्लस 7x के घाते 6, फिर प्लस 3x³, फिर प्लस 5 लिखेंगे। ये हो गया घटते हुए घात के रूप में। तो उसी को कहा जाता है अवरोही या आरोही। यदि बढ़ते से, यदि यहाँ से जो लिखा हूँ सबसे छोटा लिखा हूँ, तो छोटा से बड़ा में जाएंगे तो इसको कहेंगे आरोही, इसको कहेंगे आरोही, और इसको कहेंगे अवरोही। यानी कि ये है आरोही क्रम और ये है अवरोही क्रम। तो ये हो गया बढ़ते और घटते क्रम, तो उसे क्या कहेंगे? मानक रूप कहेंगे। अब आता है कि बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद की घात यह होती है कि किसी भी बहुपद के पदों में उपस्थित चर के
अधिकतम घात या उच्चतम घात उस बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। जैसे 3x के घात 8 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 में बहुपद की घात कितना है? 8 है। जैसे मैं एक और लिख रहा हूँ यहाँ पर कि 6x के घात 6 प्लस 5x के घात 9 प्लस 2, इसमें बहुपद की यदि घात पूछा जाएगा तो क्या होगा? तो जो चर की अधिकतम घात होगा वही क्या होगा? बहुपद की घात होगा। तो यहाँ पर x के घात 6 है, यहाँ पर x के घात 9 है, तो x ही न चर है। तो x जब चर है तो x के घात यानी कि इसकी जो अधिकतम यानी कि जो इसके घात हो जाएगा इस बहुपद का, वो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पर तक कोई संदेह नहीं है। आगे चलते हैं। आगे है बहुपद में किसी चर राशि का गुणांक, मैंने बहुपद में किसी चर राशि का गुणांक क्या होता है? तो चर राशि में यहाँ पर कहा है कि बहुपद के पदों में उपस्थित चर राशियों में जिस अचर राशि का गुणा किया गया होता है उसे चर राशि का क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर 7x क्यूब है, 3x स्क्वायर है, माइनस 3x प्लस 5 में यदि x स्क्वायर का गुणांक पूछा गया है तो यहाँ पर लिखा है 3, यानी कि x स्क्वायर का किसके साथ गुणा है वही क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। यहाँ पर गुणांक कितना हो गया? 3। यदि पूछा जाएगा कि एक्स क्यू का गुणांक कितना है तो क्या बताएंगे? 7। इसमें पूछा जाए यदि एक्स का गुणांक कितना है तो माइनस का चिन्ह दर्शाएंगे। जब माइनस रहेगा तो माइनस में लिखेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस में लिखेंगे। यदि पूछा जाए कि एक्स का घात 4 का गुणांक, तो इसमें एक्स का घात जब 4 है ही नहीं तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा? 0। यहाँ तक क्लियर? अब आगे चलते हैं। तो आगे है एक पद बहुपद, यानी बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। देखिए बहुपद के प्रकार में होते हैं कि बहुपद के जो प्रकार होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे एक पदी बहुपद जिसको मोनोमियल कहा जाता है, तो वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे 7x, ये एक बहुपद हो गया। यहाँ से फिर 3x के घात 8, तो ये भी एक पदी बहुपद हो गया। अब आते हैं कि द्विघात बहुपद क्या कहलाता है। तो वह बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे इसमें यहाँ पर 2 पद हैं तो क्या कहलाएगा? द्विपद बहुपद। अब आता है कि त्रिपद बहुपद क्या कहलाता है। तो वह बहुपद जिसमें 3 पद हो उसे क्या कहेंगे? त्रिपद बहुपद कहेंगे। जैसे 7x क्यूब प्लस 2x प्लस 1। पद कहने का मतलब यह कि उसमें प्लस या माइनस रहेगा तो ही उसे क्या कर उसे हम गिनती करेंगे। जैसे यहाँ पर 7x गुणा में है फिर भी इसको हम एक पद में गिनेंगे। तो गुणा और भाग को एक पद में नहीं बांट सकते। जैसे यहाँ पर 2x प्लस 1 है तो जहाँ से प्लस रहेगा वहीं से 2 भागों में बट जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 2x एक पद हो गया और 1 एक पद हो गया, क्योंकि इसके बीच में क्या लगा है? प्लस लगा है, तभी हम इसको 2 पद गिन रहे हैं। तो क्लियर हुआ कि द्विपद बहुपद क्या है, एक पद क्या है और त्रिपद क्या है। एक पद का मतलब जिसमें एक पद होगा, द्विपद का मतलब जिसमें 2 पद होंगे, त्रिपद का मतलब जिसमें 3 पद होंगे। आगे चलते हैं। आगे है कि शून्य बहुपद क्या होता है। तो वह बहुपद जिसमें प्रत्येक पद शून्य होता है शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0 etc, ये क्या है? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद का मतलब ही हुआ कि उसका जो पूरा पद है वो क्या रहेंगे? शून्य को ही शून्य बहुपद कहा जाता है। क्लियर? अब आते हैं कि घात के अनुसार बहुपद। घात के अनुसार कैसे बांटा गया है। तो घात के अनुसार में सबसे पहले आता है रैखिक बहुपद। वह बहुपद जिसकी घात क्या हो? 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे 7x प्लस 2, 9x माइनस 3, x क्यूब प्लस 2x प्लस 1 etc, ये सब क्या है? रैखिक बहुपद। यानी कि चर की अधिकतम घात कितना है? 1 है। जब चर की अधिकतम घात 1 रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। उसके बाद चलते हैं द्विघात बहुपद पर। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो वह बहुपद जिसकी घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। जिसके भी घात में यानी कि अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यदि अधिकतम घात 3 हो गया और उसमें 2 भी घात हैं तो वह नहीं होगा, केवल अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। तो द्विघात बहुपद के मानक रूप। द्विघात बहुपद के मानक रूप क्या होता है? तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a b c क्या है? अचर राशियाँ हैं। मानक रूप जो भी द्विघात बहुपद आता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है और a b c क्या होता है? अचर राशि होता है। आगे चलते हैं कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद के लिए वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितना हो? 3 हो। वह बहुपद जिसकी घात 3 हो, मतलब अधिकतम घात 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अधिकतम घात 3 हो, तो उसे क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे 9x क्यूब प्लस 2x प्लस 3, 11y क्यूब प्लस 7y माइनस 6 etc। अब आता है, अब आगे चलते हैं। तो आगे देखिए क्या है। आगे इसमें बताया गया है कि द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं। तो यदि द्विघात बहुपद
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का जो योगफल होता है वो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए होता है, बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, इससे भी निकाला जाता है। यानी कि जो बी होता है यहाँ पर बी जो है ना, ये बी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है, तो इसलिए लिखा गया है क्या, माइनस तो लगेगा क्योंकि सूत्र में है तो माइनस लिख देंगे। और बी के किसका गुणांक है, तो एक्स का गुणांक, तो माइनस के एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है ए, तो इसलिए इसको लिखा गया शॉर्ट में माइनस के बी बटा ए। शून्यकों के गुणनफल में आते हैं अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, तो सी क्या है, अचर राशि है तो अचर राशि बटा ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो अचर राशि बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसको देखिए सिद्ध कैसे किया गया है, तो इसको सिद्ध करने के लिए जब देखेंगे तो इसमें दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के इंटू एक्स माइनस अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि एक जो इसका शून्यक है, एक जो इसका शून्यक है वो अल्फा है और एक शून्यक क्या है, बीटा है, तो एक्स बराबर अल्फा, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा, और एक जो है एक्स बराबर बीटा, तो एक्स माइनस बीटा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा लिया गया है और के को लिया गया है। ठीक, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के आई इंटू, इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, गुणा करके देख लीजिएगा, फिर बराबर के से सब में गुणा हो जाता है, के स्क्वायर माइनस के बीटा एक्स माइनस के अल्फा इंटू एस इंटू के इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक, आगे चलते हैं तो के एक्स स्क्वायर हो गया माइनस के यानी कि ये स्क्वायर है तो इसको इसी तरह से रहने देंगे, इसमें से सभी में से के कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर के है, के इसमें भी है। ठीक, अब ये हो गया क्या कि एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांक तथा अचर पद की तुलना करते हैं, तो ए बराबर के आता है, बी बराबर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, सी बराबर अल्फा इंटू बीटा, बीटा बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, बी बराबर ये, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जब हम जोड़ेंगे इन दोनों को, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा मतलब बी बटा ए, तो माइनस के बी बटा ए आ गया है। ठीक, इसी तरह से जब अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो सी बराबर अल्फा इंटू बीटा, के इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो सी बराबर क्या हो जाए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, ये इधर गुणा में इधर का तो भाग में है, जैसे इसमें हुआ कि बी बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से जब अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालेंगे तो बी बटा माइनस के हो जाएगा, जहाँ के क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, के यहाँ पर है ना एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो इससे यह सिद्ध हो गया यह फार्मूला। इसके बाद आता है, तो इसके बाद अब ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही था कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, तो यह सूत्र ज़्यादा इस पर जोर देने का कोई मतलब नहीं है, यही याद रखिएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए होता है, जो कहाँ से, जो मैंने ऊपर बताया हूँ कि यहाँ पर शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए बराबर माइनस के एक्स के गुणांक बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक। शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, यानी अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इतना याद रखिए और अगले वीडियो में इसके सवाल कराए जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद, और ये सब फार्मूला याद रखिए ताकि प्रश्नावली के सवाल करने में कोई भी परेशानी ना हो। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी इसका जल्द ही छोड़ा जाएगा। थैंक यू।